ये कहानी आपको और कहीं नहीं मिलेगी सुनने को। ये द क्रोनोस सागा और आने वाली द सिंगुलैरिटी सागा के बीच का सेतु ब्रिज है। ये भाग सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि एक मानसिक और भौतिक परीक्षा टेस्ट है। आपके पास अपार धन सोना है, लेकिन अंतरिक्ष में सोना ऑक्सीजन नहीं खरीद सकता। आपने 70-80 मिनट के पठन अनुभव और सुपर डिटेल्स की मांग की है। इसलिए मैंने इस सफर को इतना बारीक लिखा है कि आपको जहाज के इंजन की कंपन और ब्लैक होल की ठंडक महसूस होगी। खंड, सोने का पिंजरा और अंधकार का द्वार, द गोल्डन केज और द डोर ऑफ डार्कनेस। अध्याय 26, अमीर लेकिन भारी, रिच बट हैवी। भाग 1, सोने का गुरुत्वाकर्षण, द ग्रेविटी ऑफ गोल्ड। स्थान, द नोमैड का कार्गो होल्ड समय, क्रोनोस से निकलने के 24 घंटे बाद। द नोमैड अंतरिक्ष के सन्नाटे में तैर रहा था। बाहर सब शांत था, लेकिन जहाज के अंदर अलार्म की धीमी बीप गूंज रही थी। बीप, बीप, मास क्रिटिकल। राघव कार्गो होल्ड में खड़ा था। दृश्य चौंधियाने वाला था। कार्गो होल्ड, जो पहले स्पेयर पार्ट्स और राशन के लिए था, अब सोने से अटा पड़ा था। क्रोनोस के अष्टकोणीय सिक्के, सोने की ईंटें जो उन्होंने वेग से ली थी, सोने की मूर्तियां और बर्तन। ये दौलत इतनी ज्यादा थी कि उसे रखने के लिए फर्श पर जगह नहीं बची थी। बोरियां छत तक, दीवारों तक, यहाँ तक कि वेंट्स वेंट्स के पास भी ठूस ठूस कर भरी गई थी। रोहित सोने के एक ढेर पर लेटा हुआ था। हाथ में एक सोने का सेब, मूर्ति उछाल रहा था। जिंदगी हो तो ऐसी, रोहित ने हंसते हुए कहा। राघव भाई, मुझे तो डर है कि अगर मैंने करवट ली तो मेरी रीढ़ की हड्डी नहीं, बल्कि सोने का बिस्किट टूटेगा। लेकिन राघव के चेहरे पर हंसी नहीं थी। वो जहाज के वेट डिस्ट्रीब्यूशन मॉनिटर को देख रहा था। हंस लो रोहित, राघव ने गंभीरता से कहा। लेकिन ये सोना हमें मार सकता है। क्या मतलब? राघव, ईरा, रिपोर्ट दो। ईरा एआई, कैप्टन, जहाज का कुल वजन, टोटल मास, उसकी क्षमता से 40% ज्यादा है। हमारे इंजन ओवरहीट हो रहे हैं। हाइपर स्पेस जंप के लिए हमें प्रकाश की गति, लाइट स्पीड तक पहुंचना होता है, लेकिन इतना भार लेकर हम सिर्फ 60% स्पीड ही पकड़ पा रहे हैं। अनन्या वहां आई। वो परेशान लग रही थी। राघव, बायो लैब में भी समस्या है। जहाज भारी होने की वजह से आर्टिफिशियल ग्रेविटी, कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण गड़बड़ा रही है। मेरे पौधे झुक रहे हैं। अगर ग्रेविटी फेल हुई तो ऑक्सीजन सिस्टम भी फेल हो जाएगा। राघव ने रोहित को देखा। सुना तुमने? हम धीमे हैं, और अंतरिक्ष में धीमा होने का मतलब है निशाना बनना। भाग 2, ईंधन का संकट, द फ्यूल क्राइसिस। स्थान, इंजन रूम समय, यात्रा का दूसरा दिन। समस्या बढ़ गई थी। भारी वजन को खींचने के लिए इंजन्स को दोगुनी ताकत लगानी पड़ रही थी। प्रताप और जिम, जो उनके साथ आ गया था, इंजन रूम में पसीने से लथपथ थे। जिम अपने चारों हाथों से कूलेंट पाइप्स को कस रहा था। इंजन प्यासा है, जिम चिल्लाया। यह फ्यूल पी नहीं रहा, निगल रहा है। राघव इंजन रूम में पहुंचा। कितना फ्यूल बचा है? प्रताप ने मीटर दिखाया। सुई लाल निशान के पास थी। बॉस, आमतौर पर हम इस फ्यूल में 3 गैलेक्सी पार कर लेते, लेकिन इस सोने के बोझ के साथ हम ब्लैक होल तक पहुंच तो जाएंगे, लेकिन वापस नहीं आ पाएंगे। और लैंडिंग के लिए जो ब्रेक थ्रस्ट चाहिए, वो शायद ना बचे। राघव के पास दो विकल्प थे। एक, सोना अंतरिक्ष में फेंक दो। दो, जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ो। राघव ने वॉकी टॉकी पर कहा। मीरा, ब्लैक होल, गरगेंटुआ कितनी दूर है? मीरा, ब्रिज से 3 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर्स। हम उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, ग्रेविटी वेल में घुसने वाले हैं। वहां से वो हमें खुद खींच लेगा। फ्यूल की जरूरत कम पड़ेगी, लेकिन राघव, लेकिन क्या? मीरा, लेकिन अगर उसने हमें ज्यादा तेजी से खींचा तो हम स्पैगेटिफिकेशन बन जाएंगे। हमारे चिथड़े उड़ जाएंगे। राघव ने फैसला लिया। हम सोना नहीं फेंकेंगे। ये हमारी मेहनत है। हम ग्रेविटी असिस्ट लेंगे। हम ब्लैक होल की लहरों पर सर्फिंग करेंगे। अध्याय 27, ब्लैक होल का गाना, द सॉन्ग ऑफ द सिंगुलैरिटी। भाग 1, दृश्य जो पागल कर दे। स्थान, ऑब्जर्वेशन डेक समय, ब्लैक होल से 1 प्रकाश वर्ष दूर। जहाज अब उस क्षेत्र में था जहां सामान्य भौतिकी फिजिक्स दम तोड़ने लगती है। सामने खिड़की से जो दिख रहा था वो डरावना और सुंदर था। एक विशालकाय काला गोला, इतना काला कि वो अंधेरे को भी शर्मिंदा कर दे। उसके चारों तरफ एक एक्रीशन डिस्क घूम रही थी। गरम गैस, धूल और निगले हुए तारों का एक चमकता हुआ घूमता हुआ छल्ला। ये छल्ला नारंगी, पीला और सफेद रंग में जल रहा था।
रोशनी इतनी तेज थी कि कॉकपिट के शीशे अपने आप काले टिंटेड हो गए। आयुषी खिड़की पर हाथ रखे खड़ी थी। ये ये गा रहा है, आयुषी ने फुसफुसाया। रोहित, गाने का तो पता नहीं, लेकिन ये मुझे घूर रहा है। रहमत, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ब्रह्मांड के बीच में एक बड़ा सा तंदूर जला रखा है और वो हमें भूनने का इंतजार कर रहा है। अजीब घटनाएं, अनोमलीज, जैसे जैसे वे पास आ रहे थे, जहाज में अजीब चीजें होने लगी। एक समय फैलाव, टाइम डायलेशन। राघव ब्रिज से किचन में गया। उसे लगा 2 मिनट हुए हैं, लेकिन किचन में रहमत ने कहा, भाई, तुम 20 मिनट बाद आए हो। जहाज के अगले हिस्से और पिछले हिस्से में समय अलग अलग चल रहा था। दो, परछाइयां। उनकी परछाइयां उनसे अलग दिशा में चल रही थीं। तीन, सोने का व्यवहार। कार्गो होल्ड में रखा सोना। कंपन वाइब्रेट कर रहा था। ब्लैक होल का चुंबकीय क्षेत्र सोने के परमाणुओं को खींच रहा था। भाग 2, लुटेरों का जाल, द ट्रैप ऑफ द वॉइड स्टॉकर्स। समय, ब्लैक होल के बाहरी घेरे में। वे अकेले नहीं थे। ईरा एआई अचानक चिल्लाई, चेतावनी, रडार पर संपर्क। 3 अज्ञात जहाज हमारे पीछे आ रहे हैं। राघव ने स्क्रीन पर देखा। ये जहाज धातु के नहीं लग रहे थे। ये हड्डियों और काले पत्थरों से बने लग रहे थे, जो किसी बड़े जीव के कंकाल जैसे थे। ये वॉइड स्टॉकर्स थे। अंतरिक्ष के वो लुटेरे जो ब्लैक होल के किनारे छिपते हैं और उन जहाजों को लूटते हैं जो गुरुत्वाकर्षण में फंस जाते हैं। मीरा, राघव, वो हमें लॉक कर रहे हैं। उनके पास ट्रैक्टर बीम है। एक हरी लेजर बीम द नोमैड पर लगी। जहाज को झटका लगा। उनकी रफ्तार कम हो गई। लुटेरों का लीडर रेडियो पर फटी हुई आवाज में, तारांकन भारी जहाज, बहुत सोना, हमें दे दो, या अनंत काल तक गिरते रहो। प्रताप, सोना चाहिए इन्हें, बारूद दूंगा। प्रताप ने वेपन सिस्टम एक्टिवेट किया। बॉस, फायर करूं? राघव, नहीं, हम ब्लैक होल के मुहाने पर हैं। अगर हमने मिसाइल चलाई तो धमाके से हम अपना रास्ता भटक जाएंगे और सीधे ब्लैक होल के मुंह में गिर जाएंगे। रोहित, तो क्या करें? आरती उतारे उनकी? राघव का दिमाग चला। हम भारी हैं, है ना? हमारे पास सोना है। राघव ने जिम को बुलाया। जिम, कार्गो होल्ड का पिछला दरवाजा, एयरलॉक, मैनुअल कंट्रोल पर लो। जिम, बॉस, आप क्या करने वाले हो? राघव, वो सोना चाहते हैं, हम उन्हें सोना देंगे, लेकिन मेरे तरीके से। भाग 3, सोने की बारिश, द गोल्डन बुलेट। लुटेरों के जहाज बहुत करीब आ गए थे। वे बोर्डिंग करने वाले थे। राघव ने टाइमिंग का इंतजार किया। 3, 2, 1। जिम, दरवाजा खोलो। कार्गो होल्ड का पिछला दरवाजा खुल गया। वैक्यूम के दबाव से सोने की ईंटें, सिक्के और मूर्तियां एक तूफान की तरह बाहर उड़े। हजारों टन सोना अंतरिक्ष में बिखर गया। क्योंकि द नोमैड तेज रफ्तार में था, वो सोने के टुकड़े किसी शॉटगन की गोलियों, श्रैपनल की तरह पीछे उड़े। लुटेरे इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्हें लगा था जहाज रुकेगा। क्लैंग, क्रैश, बूम। सोने की ईंटें लुटेरों के जहाजों से टकराईं। एक जहाज का कॉकपिट सोने की मूर्ति से टूट गया। दूसरे जहाज के इंजन में सिक्कों का ढेर घुस गया, जिससे इंजन फट गया। लुटेरों के जहाज अनियंत्रित हो गए और ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण ने उन्हें खींच लिया। वे चीखते हुए अंधेरे में समा गए। राघव ने राहत की सांस ली। दरवाजा बंद करो जिम। रोहित, रोते हुए, मेरा सोना, मेरी मूर्तियां। राघव भाई, तुमने आधा खजाना फेंक दिया। राघव, जान बची तो लाखों पाए रोहित, और अभी भी आधा खजाना बचा है। अध्याय 28, घटना क्षितिज, द इवेंट होराइजन। भाग 1, रोशनी का अंत। लुटेरे गए, लेकिन असली दुश्मन सामने था। इवेंट होराइजन। ये वो रेखा है जिसके पार जाने के बाद रोशनी भी वापस नहीं आ सकती। जहाज अब एक्रिशन डिस्क के अंदर था। तापमान बढ़ने लगा। बाहर आग का तूफान था। मीरा, राघव, नेविगेशन सिस्टम फेल हो गया है। कंप्यूटर को समझ नहीं आ रहा कि उत्तर कहाँ है और दक्षिण कहाँ है। ईरा एआई, तर्क त्रुटि, लॉजिक एरर, 1+1=0। समय का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। एआई पागल हो रहा था। राघव ने मैनुअल कंट्रोल ले लिया। सब अपनी सीट बेल्ट बांधो, ये बहुत उबड़ खाबड़ होने वाला है। जहाज ने होराइजन को छुआ। अचानक आवाज बंद हो गई। इंजन का शोर, अलार्म, रोहित का चिल्लाना, सब बंद। पूर्ण सन्नाटा। खिड़की के बाहर तारे, लकीरें, स्ट्रीक्स बन गए। पूरा ब्रह्मांड एक सफेद बिंदु में सिमट गया और फिर गायब हो गया। अब सिर्फ कालापन था।
ऐसा कालापन जो आंखों में चुभता था। भाग दो। सो भाई जो आप क्या नाम वीडियो देख रहे हैं, जो कहानी देख रहे हैं, वो क्या नाम मैं ही बनाता हूँ। और भाई क्या नाम किसी की मैं क्या नाम ना तो कॉपी करता हूँ ना किसी की पेस्ट करता हूँ। तो भाई ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। बस खाली आप सब्सक्राइब ना करो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, आराम से मजे लो, देखते रहो। पर क्या नाम भाई एक लाइक और एक कमेंट तो कर ही दिया करो, थोड़ा सा मन अच्छा हो जाता है। क्योंकि जब आप मेहनत करते हो ना और आपको कोई लाइक करे फिर कमेंट करे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। बस यही मेरा क्या नाम बोलना है, और ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं है मेरा। और आज हम भाई साइड इन्फेक्शन के लिए आए हैं। और ये कुछ साइट है, पूरा पूरा कॉपर बंड बना हुआ है, अभी फटने वाली है अभी हमारी इस साइड पे। तो ठीक है भाई, राम राम सभी को, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। भाई कृपया करके क्या नाम थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कर। मानसिक टूटन, द साइकोसिस। ब्लैक होल के अंदर समय और स्थान स्पेस बदल जाते हैं। राघव को लगा वो जहाज पर नहीं बल्कि अपने बचपन के घर में है। उसे अपनी माँ दिखाई दी। राघव, खाना खा ले। मीरा को दिखा कि वो बूढ़ी हो गई है और एक वीरान ग्रह पर अकेली बैठी है। रोहित ने देखा कि वो जोकर बन गया है और लोग उस पर हंस रहे हैं। प्रताप ने देखा कि उसकी बंदूक पिघलकर सांप बन गई है। वे सब अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे चीख रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। ये सिंगुलैरिटी का प्रभाव था। ये उनके दिमाग को तोड़ रहा था। सिर्फ आयुषी बची थी। उसका दिमाग ध्यान, मेडिटेशन की वजह से स्थिर था। उसने देखा कि उसके दोस्त पागलपन में जा रहे हैं। उसने अपनी रुद्राक्ष माला पकड़ी। उसने अपने मन की आवाज, टेलीपैथिक वॉइस से सबको पुकारा। ये सच नहीं है। अपने केंद्र, सेंटर को ढूंढो। हम अभी भी साथ हैं। आयुषी की आवाज ने उन्हें वापस खींचा। राघव ने झटका खाकर आंखें खोली। वह पसीने से तरबतर था। मीरा, रोहित, जागो। अध्याय 29, एक नई दुनिया माइनस द मिरर डायमेंशन। भाग 1, गिरने का अंत। वे कब तक गिरे? 1 मिनट या 100 साल? पता नहीं। समय का कोई अर्थ नहीं था। अचानक अंधेरा छंट गया। सामने एक नया आसमान था। ये काला नहीं था। ये बैंगनी, वायलेट और सुनहरा गोल्ड था। यहाँ तारे नहीं थे, बल्कि गणितीय आकृतियां, जियोमेट्रिक शेप्स तैर रही थी। क्यूब्स, पिरामिड्स और चमकते हुए गोले। नीचे एक ग्रह था, लेकिन ये गोल नहीं था। ये चपटा फ्लैट था और कांच मिरर जैसा चमक रहा था। ईरा एआई वापस ऑनलाइन आई, लेकिन उसकी आवाज बदल गई थी। स्वागत है सिंगुलैरिटी के पार। भौतिकी के नियम यहाँ लागू नहीं होते। राघव, लैंडिंग गियर। हमें उतरना है। मीरा, राघव, नीचे कोई जमीन नहीं है। वो कांच है। अगर हम टकराए तो टूट जाएंगे। राघव, जिम। एंटी ग्रेविटी थ्रस्टर्स को रिवर्स करो। जिम, कोशिश कर रहा हूं बॉस, लेकिन यहां ग्रेविटी उल्टी काम कर रही है। जहाज तेजी से उस कांच की सतह की तरफ गिरा। बूम, टकराने की आवाज नहीं आई, बल्कि जैसे ही जहाज सतह से टकराया, वो सतह पानी की तरह फैल गई। रिपल इफेक्ट। जहाज सतह के अंदर नहीं धंसा, बल्कि उस पर तैरने लगा। अध्याय 30, प्रतिबिंब का शहर, द सिटी ऑफ रिफ्लेक्शन। भाग 1, टूटा हुआ जहाज और बचे हुए लोग। द नोमैड रुक गया। धुआं निकल रहा था। वे लैंड हो चुके थे। राघव ने अपनी सीट बेल्ट खोली। हाजिरी, रोल कॉल। मीरा, माइनस ठीक हूं। रोहित, माइनस जिंदा हूं पर उल्टी आ रही है। प्रताप, माइनस हथियार सलामत है। अनन्या, रहमत, आयुषी, माइनस सब ठीक है। वे एयरलॉक खोलकर बाहर निकले। हवा मीठी थी। उसमें वनीला और ओजोन की खुशबू थी। जमीन जो कांच जैसी थी, पर उनका प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन दिख रहा था। लेकिन एक डरावनी बात थी। जब राघव ने नीचे देखा, तो उसके प्रतिबिंब ने राघव की तरफ देखकर मुस्कुराया। जबकि राघव गंभीर था, प्रतिबिंब की अपनी मर्जी थी। अनन्या चीखी, मेरा परछाई, वो मुझे घूर रही है। भाग 2, स्वागत समिति, द वेलकम कमिटी। तभी क्षितिज से कुछ वाहन उनकी तरफ आए। ये वाहन पहियों पर नहीं चल रहे थे। ये रोशनी की किरणों पर फिसल रहे थे। वे उनके पास आकर रुके। उन वाहनों से कुछ लोग उतरे। वे देखने में इंसान जैसे थे, लेकिन वे धातु क्रोम के बने लग रहे थे। उनके चेहरे आईने जैसे थे। उनका लीडर आगे आया। उसका चेहरा एक साफ आईना था, जिसमें राघव को अपना ही चेहरा दिखा। लीडर ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कई शीशे एक साथ बज रहे हों। हम मिरर बॉर्न हैं। हम आपका इंतजार कर रहे थे। राघव, तुम जानते थे हम आएंगे? लीडर, हाँ, क्योंकि वो जानता था।
राघव, कौन? लीडर ने एक तरफ इशारा किया। दूर, बहुत दूर। एक उल्टा महल, इन्वर्टेड कासल, आसमान से लटका हुआ था। तुम्हारा दूसरा हिस्सा? डार्क राघव, डार्क राघव। वो इस दुनिया का सम्राट है और उसने तुम्हें बुलाया है। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। ब्लैक होल के उस पार उसका सामना किसी एलियन से नहीं, खुद के बुरे संस्करण से होने वाला था। यात्रा समाप्त, लैंडिंग सफल। इस भाग का विश्लेषण, सुपर डिटेल्स हाइलाइट्स। 1. गोल्ड एज अ बर्डन, सोने का वजन और जहाज की स्लो स्पीड ने यथार्थवाद, रियलिज्म डाला। सोने को फेंकना एक बड़ा बलिदान था। 2. कॉस्मिक हॉरर, ब्लैक होल के पास की आवाजें, समय का फैलाव और मानसिक टूटन, साइकोसिस ने डर का माहौल बनाया। 3. विजुअल्स, लुटेरों के हड्डियों वाले जहाज, सोने की बारिश और सिंगुलैरिटी के अंदर की ज्यामितीय, जियोमेट्रिक दुनिया। 4. द ट्विस्ट, नीचे प्रतिबिंब का अलग व्यवहार करना और डार्क राघव का परिचय। अगला कदम, अब वे मिरर वर्ल्ड में हैं। यहां उनका सोना बेकार है, यहां प्रतिबिंब ही करेंसी है। राघव को डार्क राघव से मिलना होगा। क्या डार्क राघव दोस्त है या दुश्मन? और उसने राघव को क्यों बुलाया? यह है द सिंगुलैरिटी सागा। द सिंगुलैरिटी सागा का पहला प्रमुख खंड है। आपने 80-90 मिनट के पठन अनुभव और अत्यधिक विस्तृत, सुपर डिटेल्ड वर्णन की मांग की है। इसलिए मैंने इस भाग को एक गहन मनोवैज्ञानिक और वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक अनुभव के रूप में लिखा है। यहाँ हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करेंगे जहाँ रोशनी एक बीमारी है और अंधेरा, जो हमारे लिए बेकार है, सबसे कीमती अमृत है। खंड, अनंत प्रतिबिंबों का शहर, द सिटी ऑफ इन्फिनिट रिफ्लेक्शंस। अध्याय 31, प्रिज्मेटिका माइनस, जहां नजरें धोखा देती हैं। भाग 1, प्रकाश का शोर, द नॉइज ऑफ लाइट। स्थान, मिरर वर्ल्ड का सतह मार्ग। समय, लैंडिंग के 1 घंटे बाद। द नोमेड के यात्री उन अजीबोगरीब वाहनों में बैठे थे जो प्रकाश की किरणों पर फिसल रहे थे। उनके चारों ओर की दुनिया किसी कैलेडोस्कोप के अंदर होने जैसी थी। आसमान में कोई सूरज नहीं था, लेकिन हर जगह रोशनी थी। ये रोशनी जमीन जो कांच की थी से टकराती, फिर आसमान में तैरते हुए ज्यामितीय आकारों शेप से टकराती और लाखों टुकड़ों में बिखर जाती। शारीरिक प्रभाव, द फिजिकल टोल। राघव ने अपनी आंखों को हाथों से ढक रखा था। मेरी आंखों में सुइयां चुभ रही हैं, राघव ने कराहते हुए कहा। सिर्फ रोशनी ही समस्या नहीं थी, समस्या थी अनंतता, इन्फिनिटी। जब राघव अपनी दाईं ओर देखता तो उसे कांच की हवा में अपना प्रतिबिंब दिखता। उस प्रतिबिंब के अंदर एक और प्रतिबिंब, और ये सिलसिला अनंत तक जाता। दिमाग को ये प्रोसेस करने में दिक्कत हो रही थी कि असली क्या है और नकल क्या है। रोहित ने उल्टी कर दी, जो हवा में तैरने लगी क्योंकि ग्रेविटी अलग थी। भाई, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे हर जगह सिर्फ मैं ही दिख रहा हूं, और मैं इतना भी खूबसूरत नहीं हूं कि खुद को 1000 बार देखूं। उनके साथ बैठा मिरर बॉर्न सारथी ड्राइवर चुप था। उसका शरीर तरल क्रोम, लिक्विड क्रोम जैसा था। राघव ने ध्यान से देखा। वह सारथी कांप रहा था। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर लगातार थपथपा रही थीं। उसकी गर्दन बार बार झटक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा कैफीन के नशे में हो या बहुत डरा हुआ हो। भाग 2, शहर का द्वार, -1, आर्किटेक्चरल भूल भुलैया। वे शहर प्रिज्मेटिका पहुंचे। ये शहर ईंट पत्थर का नहीं बना था। ये हीरे, कांच और क्रिस्टल के विशालकाय स्लैब से बना था। इमारतें सीधी नहीं थीं, वे टेढ़ी मेढ़ी थीं, मोबियस स्ट्रिप की तरह मुड़ी हुई थीं। सड़कें पारदर्शी थीं। आप सड़क के नीचे दूसरे लोगों को चलते हुए देख सकते थे और उनके नीचे और लोगों को। यहां गोपनीयता, प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं थी। दीवारें पारदर्शी थीं, छतें पारदर्शी थीं। आप देख सकते थे कि 50वीं मंजिल पर कोई क्या खा रहा है। भीड़ का व्यवहार, सड़कों पर लाखों मिरर बॉन्ड चल रहे थे। राघव ने एक अजीब चीज नोटिस की। वे लोग सीधे नहीं चल रहे थे। वे अपनी आंखें नीचे झुकाकर या अपने चेहरे को हाथों से ढककर चल रहे थे। वे एक दूसरे को देखने से कतरा रहे थे। अगर कोई गलती से किसी की आंख में देख लेता तो वो तुरंत मुड़ जाता। अनन्या, ये लोग डरे हुए क्यों लग रहे हैं? ये अपने ही शहर में चोरों की तरह क्यों चल रहे हैं? आयुषी, क्योंकि यहां छिपने की जगह नहीं है अनन्या। इनकी आत्मा नंगी है। सोचो, अगर तुम 24 घंटे आईने के सामने खड़ी रहो तो तुम पागल हो जाओगी। अध्याय 32, अतिथि गृह या कांच की जेल। भाग 1, पारदर्शी महल। उन्हें एक गेस्ट हाउस में ले जाया गया। ये एक बहुत बड़ा हॉल था
जो पूरी तरह से शीशे का बना था। फर्श शीशा, छत शीशा, बिस्तर भी क्रिस्टल के बने हुए। सारथी, जिसका नाम लक्स था, ने उन्हें वहां छोड़ा। लुक्स की आवाज कांच के बजने जैसी थी। सम्राट डार्क राघव अभी विश्राम रिचार्जिंग में है। वे आपसे शून्यकाल 0 पर मिलेंगे। तब तक ये आपका निवास है। राघव, रुको, हमें कुछ पर्दे, कर्टन्स मिल सकते हैं, या कोई दीवार जो आर पार न दिखे? लुक्स ने अपना सिर टेढ़ा किया। उसका चेहरा, जो आईना था, राघव के उलझन भरे चेहरे को प्रतिबिंबित कर रहा था। पर्दे, दीवार, अपारदर्शिता, ओपेसिटी, ये अवैध है। यहां सब कुछ खुला होना चाहिए। छिपाना पाप है। लुक्स चला गया। भाग 2, पागलपन की शुरुआत। 1 घंटा बीत गया। रोहित पागल होने की कगार पर था। वो जिस भी तरफ मुड़ता, उसे अपनी शक्ल दिखती। वो लेटता तो छत पर अपनी शक्ल दिखती। वो आंखें बंद करता तो पलकों के अंदर से भी तेज रोशनी छनकर आती, क्योंकि यहां रात नहीं होती थी। प्रताप ने गुस्से में अपनी राइफल उठाई। मैं इस दीवार को तोड़ रहा हूं। मुझे अंधेरा चाहिए। मेरी आंखें जल रही हैं। राघव ने उसे रोका। प्रताप, गोली मत चलाना। अगर ये कांच टूटा तो रिफ्लेक्शन और बढ़ जाएंगे। रहमत कोने में बैठा था। उसने अपना सिर अपने पुराने गंदे एप्रन से ढक रखा था। यही जन्नत है भाई, रहमत ने एप्रन के अंदर से कहा। कम से कम यहां अंधेरा तो है। राघव ने रहमत को देखा, फिर उसने अपनी जेब टटोली। राघव के पास जहाज के इंजन रूम से लाया गया एक काला कपड़ा, जो उसने हाथ पोंछने के लिए रखा था। उस पर ग्रीस और कालेक सूट लगी थी। राघव ने उस कपड़े को अपनी आंखों पर बांध लिया। सुकून। पहली बार उसकी आंखों को ठंडक मिली। अध्याय 33, एक मामूली चीज, एक अमूल्य खजाना। भाग 1, लुक्स की वापसी और एक चौंकने वाला पल। कुछ देर बाद लुक्स सारथी वापस आया। वो उनके लिए खाना, ऊर्जा कैप्सूल लाया था। जैसे ही लुक्स अंदर आया, उसकी नजर रहमत पर पड़ी। रहमत फर्श पर बैठा था। वो अपने गंदे, काले, तेल से सने हुए कपड़े से अपने जूते साफ कर रहा था। वो कपड़ा, राग, एकदम काला था। मैट ब्लैक। उस पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं था। वो रोशनी को पूरी तरह सोख एब्जॉर्ब रहा था। लुक्स के हाथ से खाने की ट्रे गिर गई। क्रैश, क्रिस्टल टूटने की आवाज। लुक्स का पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी दर्पण जैसी आंखों में एक अजीब सी लालच और तड़प आ गई। वो धीरे धीरे, किसी शिकारी जानवर की तरह, रहमत की तरफ बढ़ा। प्रताप ने तुरंत गन तान ली। पीछे हटो। लेकिन लुक्स ने गन की परवाह नहीं की। वह घुटनों के बल गिर गया, रहमत के पैरों के पास। उसने अपनी लंबी कांच की उंगली बढ़ाई और उस गंदे काले कपड़े को छूने की कोशिश की। ये, लुक्स की आवाज टूट रही थी। ये क्या है? ये चमकता नहीं है। ये शांति, क्वाइट है। रहमत डर गया। उसने कपड़ा पीछे खींचा। ए भाई, ये पोछा है, गंदा है, दूर रह। लुक्स ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, कृपया मुझे इसे छूने दो, बस 1 सेकंड के लिए। मेरी आंखें जल रही हैं। मुझे आराम चाहिए। राघव ने इशारा किया। रहमत, उसे छूने दो। रहमत ने झिझकते हुए वो गंदा कपड़ा लुक्स के हाथ में दे दिया। लुक्स ने उस कपड़े को ऐसे पकड़ा जैसे वो कोई नवजात बच्चा हो। उसने उस कपड़े को अपने चेहरे आईने पर रख लिया। एक चमत्कार हुआ। लुक्स का शरीर, जो हमेशा कांपता रहता था, जिटरी, अचानक शांत हो गया। उसकी सांसें गहरी हो गईं। वो काले कपड़े के पीछे छिप गया। रोशनी रुक गई। उसे अंधेरा मिला। लुक्स वहीं फर्श पर लुढ़क गया और सो गया। भाग 2, राघव का विश्लेषण माइनस बाजार की खोज। राघव, मीरा और रोहित खड़े होकर ये नजारा देख रहे थे। रोहित, राघव, क्या तुम वो सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? राघव के चेहरे पर एक धीरी मुस्कान आई। ये दुनिया रोशनी से बीमार है, राघव ने कहा। इनके पास हीरे हैं, महल हैं, अमरता है, लेकिन इनके पास नींद नहीं है। इनके पास छांव नहीं है। इनके लिए हमारा कचरा इनका अमृत है। राघव ने जिम, जो उनके साथ आया था, को बुलाया। जिम, हमारे जहाज के इंजन रूम में कितना इंजन ऑयल, वेस्ट ऑयल और कालिक, कार्बन सूट है? जिम ने गणना की। बॉस, बहुत है। इंजन फिल्टर साफ नहीं किए थे। कम से कम 50 ड्रम काला कीचड़, ब्लैक स्लज होगा, और पुराने काले तिरपाल, टार्प्स भी हैं। राघव, मीरा, इस कपड़े की कीमत क्या होगी?
मीरा ने सोए हुए लुक्स को देखा, जिसके हाथ से एक कीमती हीरा जो ट्रे में था गिर गया था। अगर एक गंदे पोछे के लिए ये अपनी जान दे सकते हैं, तो एक ड्रम काले पेंट के लिए ये अपना शहर दे देंगे। अध्याय 34, अंधेरे की नीलामी, द ऑक्शन ऑफ शैडोज। भाग 1, दुकान की स्थापना। राघव ने लुक्स को जगाया। लुक्स उठो, हमें तुमसे सौदा करना है। लुक्स हड़बड़ाकर उठा। उसने वह कपड़ा वापस देने से मना कर दिया। नहीं, ये मेरा है, मैं इसके बदले कुछ भी दूंगा। मेरा घर, मेरी गाड़ी, कुछ भी। राघव, रखो इसे, ये तोहफा है, लेकिन हमें एक जगह चाहिए, शहर के बीच में, और हमें एक ऐलान करना है। 1 घंटे बाद लुक्स ने उन्हें शहर के मुख्य चौराहा सेंट्रल प्लाजा पर एक चबूतरा दिलवा दिया। राघव ने अपनी टीम को तैयार किया। रहमत, जहाज से सारा कचरा लाओ, जला हुआ तेल, कालिख, गंदे कपड़े, टायर, जो भी काला और भद्दा हो। अनन्या, काले पौधों की खाद, कॉम्पोस्ट लाओ। प्रताप, सिक्योरिटी टाइट रखना, ये लोग नशेड़ियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। भाग 2, द शैडो सैंक्चुरी, द शैडो सैंक्चुरी। स्थान, प्रिज्मेटिका का सेंट्रल प्लाजा। समय, शून्यकाल से पहले। हजारों मिरर बॉर्न वहां जमा थे। वे कौतूहल से इन अजीबोगरीब एलियंस इंसानों को देख रहे थे। चबूतरे पर राघव खड़ा था। उसके पीछे रोहित और जिम ने एक बड़ा सा काला पर्दा, ब्लैक कर्टन, तान रखा था। इस चमकते हुए शहर में वो काला पर्दा एक ब्लैक होल जैसा लग रहा था, आकर्षक और सुकून देने वाला। राघव चिल्लाया। लुक्स ने अनुवाद किया। प्रिज्मेटिका के वासियों, क्या आपकी आंखें थक गई हैं? क्या आप खुद को देख देख कर ऊब गए हैं? हम लाए हैं विश्राम, द रेस्ट। हम लाए हैं द वॉइड, द वॉइड। राघव ने एक डिब्बा खोला। उसमें इंजन की कालिख, कार्बन पाउडर थी। उसने अपनी उंगली काली की और उसे हवा में दिखाया। वो उंगली चमक नहीं रही थी, वह शांत थी। भीड़ में हलचल मच गई। वो क्या है? वो रोशनी नहीं करता। वो कितना शांत है। राघव, आज हम बेच रहे हैं लिक्विड नाइट, तरल रात। इसे अपनी दीवारों पर लगाओ और अपनी परछाई को मिटा दो। भाग 3, पागलपन भरी बिक्री। पहला ग्राहक आया, एक अमीर व्यापारी जिसका शरीर शुद्ध प्लैटिनम का बना था। मुझे वो चाहिए, उसने कांपते हुए कहा। मेरी पत्नी 100 साल से नहीं सोई है, उसे अंधेरा चाहिए। राघव, कीमत? व्यापारी ने अपनी जेब से एक लाइट क्रिस्टल निकाला। ये इस दुनिया की करेंसी थी। एक क्रिस्टल में एक तारे की ऊर्जा थी। राघव ने जिम की तरफ देखा। जिम ने सिर हिलाया। ये बहुत कीमती है। राघव ने उसे एक छोटी शीशी वायल का लिख दी। व्यापारी ने उसे तुरंत अपनी आंखों के चारों ओर लगा लिया, काजल की तरह। जैसे ही काला रंग लगा, उसने राहत की सांस ली। ओह, अंधेरा, धन्यवाद। ये देखते ही भीड़ बेकाबू हो गई। मुझे भी चाहिए, मैं दुगनी कीमत दूंगा। मेरे पास टाइम शार्ड्स हैं। ये ले लो। रोहित काउंटर पर खड़ा था। वो पुराने मोजे और फटी हुई रबर बेच रहा था। ये लो, प्रीमियम क्वालिटी मैट ब्लैक फैब्रिक, 500 क्रिस्टल। लोग खुशी खुशी उसे खरीद रहे थे। रहमत किचन के जले हुए तवे, पैन की कालिख खुरच खुरच कर बेच रहा था। असली कार्बन, एकदम शुद्ध। 1 घंटे के अंदर उनके पास हजारों लाइट क्रिस्टल्स और दुर्लभ धातुएं जमा हो गई थीं। जिस कचरे को वे फेंकने वाले थे, उसने उन्हें इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया था। अध्याय 35, डार्क राघव का बुलावा। भाग 1, शाही फरमान। बिक्री चल ही रही थी कि अचानक पूरे शहर की रोशनी लाल हो गई। सारे दर्पणों में एक ही चेहरा दिखने लगा, राघव का चेहरा। लेकिन ये राघव अलग था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसके चेहरे पर क्रूरता थी। उसने काले कांच का कवच पहन रखा था। ये डार्क राघव था, मिरर वर्ल्ड का सम्राट। आवाज गूंजी हर सतह से, मेरे हमशक्ल, तुमने मेरे शहर में अंधेरा बेचकर अच्छा व्यापार किया, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा अंधेरा मैं हूं। नीलामी बंद करो, महल में आओ, हम विलय मर्ज करेंगे। भीड़ तुरंत जमीन पर लेट गई सम्मान में। लुक्स ने राघव का हाथ पकड़ा। चलो, सम्राट नाराज नहीं है। वे उत्सुक, क्यूरियस हैं, और ये ज्यादा खतरनाक है। भाग 2, महल की ओर यात्रा। राघव ने अपनी टीम को देखा। वे अमीर हो गए थे, लेकिन अब वे शेर की मांद में जा रहे थे। राघव ने अपनी जेब में कालिख की एक डिब्बी और एक हथियार, जो उसने छुपा रखा था, रखा। वे उस उल्टे लटके हुए महल, इन्वर्टेड कासल की तरफ उड़े।
महल के अंदर सब कुछ काला था। डार्क राघव ने अपने महल को वेंटा ब्लैक कांच से बनवाया था। यह शहर की एकमात्र जगह थी जहां रिफ्लेक्शन नहीं था। वे सिंहासन कक्ष थ्रोन रूम में घुसे। सामने डार्क राघव बैठा था। वो राघव जैसा दिखता था, लेकिन उसका व्यक्तित्व और पूरी तरह विपरीत था। जहां राघव त्याग और लीडरशिप का प्रतीक था, डार्क राघव कब्जा और अहंकार का प्रतीक था। डार्क राघव सिंहासन से उठा। वो धीरे धीरे राघव के पास आया। वे दोनों आमने सामने खड़े थे। एक तरफ प्रकाश का राघव, दूसरी तरफ अंधकार का राघव। डार्क राघव मुस्कुराया। स्वागत है मेरे अधूरे हिस्से। मैं कब से इंतजार कर रहा था कि तुम आओ और मुझे पूरा करो। खंड समाप्त। इस खंड का विश्लेषण हाइलाइट्स। 1. द ट्रिवियल आइटम कालिक सूट ब्लैक डर्ट। एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है, अंधेरा ही परम सुख है। ये एक बहुत ही दार्शनिक और व्यावहारिक कॉन्सेप्ट था। 2. वर्ल्ड बिल्डिंग प्रिज्मेटिका का वर्णन, जहां निजता प्राइवेसी नहीं है, जहां लोग अपनी शक्ल देख देख कर पागल हो रहे हैं। यह मनोवैज्ञानिक डर पैदा करता है। 3. आयरनी, राघव की टीम ने कचरा बेचकर दौलत कमाई। 4. द विलन डार्क राघव, वो राघव का दुश्मन नहीं, उसका पूरा करने वाला हिस्सा बनना चाहता है। अगला कदम, डार्क राघव क्या चाहता है? वो राघव को मारना नहीं चाहता, वो उसके साथ जुड़ना, फ्यूज चाहता है, ताकि वो इस ब्रह्मांड से बाहर निकल सके। और राघव को पता चलेगा कि ये मिरर वर्ल्ड असली नहीं है, ये एक जेल है। और चाबी राघव के डीएनए में है। ये द सिंगुलैरिटी सागा का लग्जरी और रोमांस आर्क है। आपने 80-90 मिनट का विवरण और सुपर डिटेल्स मांगी है, इसलिए मैंने इसे एक वेब सीरीज के पूरे सीजन की तरह लिखा है। इस भाग में हम युद्ध नहीं देखेंगे, बल्कि जीवन देखेंगे। सोचिए, अगर आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां आप अरबपति हैं और आपके पास वो चीज है जो किसी और के पास नहीं, अंधेरा, तो आप कैसे जिएंगे? और एक हाड़मास का इंसान एक कांच की लड़की से प्यार कैसे करेगा? तैयार हो जाइए मिरर वर्ल्ड की चकाचौंध, पार्टियों और रोहित की प्रेम कहानी के लिए। खंड कांच के महल और काले चश्मे, ग्लास पैलेसेस और डार्क ग्लासेस। अध्याय 36 द ब्लैक डायमंड माइनस उनका नया घर। भाग 1 डार्क राघव का तोहफा द ट्रूस। डार्क राघव के महल से लौटने के बाद एक अजीब सा समझौता हुआ था। डार्क राघव ने उन्हें मारा नहीं। क्यों? क्योंकि राघव और उसकी टीम ने शहर में अंधेरा बेचकर जो हलचल मचाई थी, उससे डार्क राघव का मनोरंजन हो रहा था। इस बोरिंग परफेक्ट दुनिया में वे मसाला लेकर आए थे। डार्क राघव ने एक शाही फरमान जारी किया, मेरे ठोस मेहमानों को शहर के सबसे पॉश इलाके सेलेस्टियल हाइट्स में रहने की जगह दी जाए। उन्हें एक महल दिया गया, लेकिन राघव ने उसे लेने से मना कर दिया। हमें कांच का घर नहीं चाहिए, राघव ने कहा, हम अपना घर खुद बनाएंगे। भाग 2 काला महल द ऑब्सिडियन मैंशन। स्थान शहर के सबसे ऊंचे पठार पर। समय 1 सप्ताह बाद। राघव ने अपनी टीम और जिम इंजीनियर के साथ मिलकर कुछ ऐसा बनाया जो इस दुनिया में असंभव माना जाता था। उन्होंने जहाज के कचरे, कालिक और मैट ब्लैक पेंट का इस्तेमाल करके एक विशालकाय विला बनाया। इसका नाम रखा गया द ब्लैक डायमंड। बाहरी दीवारें शुद्ध काली वैंटा ब्लैक। ये रोशनी को रिफ्लेक्ट नहीं करती थी, सोख लेती थी। दूर से ये शहर के बीच में एक ब्लैक होल जैसा दिखता था। इंटीरियर अंदर मखमली कालीन, लकड़ी का फर्नीचर जो वे क्रोनोस से लाए थे, और सबसे जरूरी धीमी पीली रोशनी, वार्म लाइटिंग। यहाँ कोई तीखी चमक नहीं थी। द पूल अनन्या ने एक स्विमिंग पूल बनाया, लेकिन पानी में काला रंग मिला दिया। ये एक विशाल स्याही की झील जैसा लगता था। यह विला शहर का सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल बन गया। अमीर मिरर बॉन्ड नागरिक इस विला को बाहर से देखने आते थे। उनके लिए एक ऐसी इमारत देखना जो चमकती नहीं है, किसी अजूबे से कम नहीं था। अध्याय 37 रहीसी के ठाठ द हाई लाइफ। भाग 1 रहमत का जला हुआ मेनू द बर्न्ट मेन्यू। वे अमीर थे, उनके पास अब करोड़ों लाइट क्रिस्टल्स थे। लेकिन मजा तब आया जब रहमत ने अपना रेस्टोरेंट खोला। नाम द चारकोल। इस दुनिया के लोग जो धातु और कांच के बने थे, रोशनी खाते थे। लेकिन रहमत ने एक नई डिश ईजाद की, कार्बनाइज्ड टोस्ट, पूरी तरह जला हुआ ब्रेड। दृश्य रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लाइन थी। एक अमीर एलियन जिसका शरीर हीरे का था, काउंटर पर आया। मुझे एक सुपर बर्न्ट टोस्ट चाहिए, प्लीज उसे पूरा काला कर देना।
रहमत ने एक ब्रेड को तवे पर तब तक सेंका जब तक वो कोयला नहीं बन गया। उसने उस कोयले को एक चांदी की प्लेट में रखा। एलियन ने उसे उठाया, अपनी नाक सेंसर के पास ले गया और सूंघा। आह, ये गंध, ये विनाश की गंध, अद्भुत। उसने रहमत को 5000 क्रिस्टल दिए। किचन में रोहित हंसते हंसते लोटपोट हो गया। यार रहमत, हम पृथ्वी पर इसे फेंक देते थे और यहाँ ये इसे 5 स्टार डिश समझ रहे हैं। भाग 2, रोहित का फैशन ब्रांड माइनस रेबैन रेवोल्यूशन। रोहित ने देखा कि यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या तेज रोशनी है। उसने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, सनग्लासेस। उसने जहाज के पुराने प्लास्टिक और काले कांच से चश्मे बनाए। उसने अपनी दुकान के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाया, अपनी आंखों को छिपाओ, रहस्यमयी बनो। यह एक फैशन क्रांति, फैशन रेवोल्यूशन थी। अचानक शहर का हर कूल एलियन, हर रईस ज्यादा काला चश्मा पहनकर घूमने लगा। रोहित अब सिर्फ एक सेल्समैन नहीं था, वो फैशन आइकन बन गया था। उसे लोग लॉर्ड ऑफ शेड्स कहने लगे थे। अध्याय 38, कांच की गुड़िया, द गर्ल विद द क्रैक। भाग 1, वो पहली मुलाकात। स्थान, रोहित का शोरूम। समय, दोपहर, हमेशा की तरह रोशनी। रोहित काउंटर पर बैठा अपने पैसे, क्रिस्टल्स गिन रहा था। तभी दुकान की घंटी बजी, टिंग। एक लड़की अंदर आई। वो मिरर बॉर्न थी, लेकिन वो बाकियों से अलग थी। उसका शरीर पूरी तरह पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट नहीं था। वो ओपल पत्थर जैसी थी, हल्का दूधिया सफेद रंग जिसमें 7 रंग रेनबो तैर रहे थे। वो बहुत धीरे चल रही थी, अपना चेहरा एक स्कार्फ से ढके हुए। रोहित ने अपना कूल चश्मा ठीक किया। हेलो ब्यूटीफुल, क्या चाहिए? एविएटर? वेफरर? लड़की ने कुछ नहीं कहा। वो बस एक शेल्फ के पास खड़ी रही। रोहित उसके पास गया। जब वो पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो कांप रही है। रोहित ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? कोई परेशान कर रहा है? लड़की ने अपना स्कार्फ थोड़ा हटाया। उसके गाल पर एक दरार, क्रैक थी। इस दुनिया में परफेक्शन ही सब कुछ था। एक दरार का मतलब था वो बदसूरत है, वो डिफेक्टिव है। लड़की ने एक सुरीली कांच जैसी खनकती आवाज में कहा, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मेरा चेहरा छिप जाए। क्या आपके पास कोई बहुत बड़ा चश्मा है? रोहित ने उस दरार को देखा। पृथ्वी पर रोहित ने कई लड़कियों को डेट किया था, लेकिन इसे देखकर उसका दिल पिघल गया। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, मेरे पास चश्मे तो बहुत हैं, लेकिन इस दरार को छिपाने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पृथ्वी पर कहते हैं चांद में भी दाग होता है। ये दरार नहीं है, ये तो डिजाइन है। लड़की ने अपनी ओपल जैसी आंखों से रोहित को देखा। पहली बार किसी ने उसकी कमी को खूबसूरती कहा था। उसका नाम लूमिना था। वो शहर के एक बड़े ग्लास मेकर, कांच बनाने वाला की बेटी थी, लेकिन अपनी दरार की वजह से हमेशा घर में बंद रहती थी। भाग 2, प्रकाश की किरण पर डेट ऑन अ लाइट बीम। रोमांस की शुरुआत, रोहित और ल्यूमिना मिलने लगे। ये एक अजीब प्रेम कहानी थी। रोहित एक ठोस मांस और खून का इंसान था। ल्यूमिना एक ठंडी, सख्त कांच की मूरत थी। एक शाम जब राघव ने अपने विला में आर्टिफिशियल रात बनाई थी, रोहित ल्यूमिना को डेट पर ले गया। वे किसी रेस्टोरेंट में नहीं गए। ल्यूमिना उसे स्पेक्ट्रम हाईवे पर ले गई। ये हवा में तैरती हुई प्रकाश की नदियां थीं, जिन पर लोग स्केटिंग करते थे। ल्यूमिना, रोहित, तुम मुझे छू नहीं सकते। मेरा शरीर बहुत ठंडा है और अगर तुमने जोर से दबाया तो मैं टूट सकती हूँ। रोहित ने अपना जैकेट उतारा और ल्यूमिना के कंधों पर डाल दिया। तो मैं तुम्हें गर्म कर दूंगा, और टूटने की बात मत करो। मैं फेविक्विक लेकर घूमता हूँ। ल्यूमिना हंस पड़ी। उसकी हंसी विंड चाइम्स के बजने जैसी थी। सांस्कृतिक अंतर, कल्चरल डिटेल्स। खाना, वे डेट पर क्या करते? रोहित अपना बर्गर खाता और ल्यूमिना चांदनी, मूनलाइट को सोखती, एब्जॉर्ब। संगीत, ल्यूमिना का दिल नहीं धड़कता था। उसके सीने में एक क्रिस्टल कोर था जो संगीत की धुन पर कंपन वाइब्रेट करता था। रोहित ने उसे गिटार बजाकर सुनाया और ल्यूमिना का पूरा शरीर गिटार की फ्रीक्वेंसी पर चमकने लगा। अध्याय 39, जलन और चुनौती, जेलसी एंड चैलेंज। भाग 1, प्रिज्म का आगमन। ल्यूमिना भले ही डिफेक्टिव मानी जाती थी, लेकिन वो एक अमीर घराने से थी। उसका एक मंगेतर पहले से तय था, बचपन से। उसका नाम था प्रिज्म एक अल्फा मिरर था, 7 फीट लंबा। उसका शरीर शुद्ध हीरे, डायमंड का बना था। वो इतना चमकता था
कि उसे देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता था। जब प्रिज्म को पता चला कि ल्यूमिना एक गंदे ठोस मांस वाले एलियन रोहित के साथ घूम रही है, तो उसका अहंकार चोटिल हो गया। दृश्य द ब्लैक डायमंड विला की एक पार्टी। राघव ने शहर के रईसों को पार्टी दी थी। रोहित और ल्यूमिना एक कोने में बातें कर रहे थे। प्रिज्म अपने दोस्तों के साथ वहां आया। प्रिज्म ने रोहित को धक्का दिया। हटो कीड़े, तुम मेरी होने वाली पत्नी को अपनी गंदगी से गंदा कर रहे हो। रोहित ने अपनी ड्रिंक नीचे रखी। ए ट्यूबलाइट, आवाज नीचे। ये बल्ब ल्यूमिना अब फ्यूज नहीं है, ये मेरे साथ है। प्रिज्म हंसा। तुम एक नाजुक पानी की थैली? मैं हीरे का बना हूं, मैं अमर हूं। तुम मेरे सामने क्या हो? प्रिज्म ने पूरे हॉल के सामने चुनौती दी। सो भाई जो आप क्या नाम वीडियो देख रहे हैं, जो कहानी देख रहे हैं, वो क्या नाम मैं ही बनाता हूँ। और भाई क्या नाम किसी की मैं क्या नाम ना तो कॉपी करता हूँ ना किसी की पेस्ट करता हूँ। तो भाई ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। बस खाली आप सब्सक्राइब ना करो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, आराम से मजे लो, देखते रहो। पर क्या नाम भाई एक लाइक और एक कमेंट तो कर ही दिया करो, थोड़ा सा मन अच्छा हो जाता है। क्योंकि जब आप मेहनत करते हो ना और आपको कोई लाइक करे या फिर कमेंट करे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। बस यही मेरा क्या नाम बोलना है, और ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं है मेरा। और आज हम भाई साइट इन्फेक्शन के लिए आए हैं। और ये कुछ साइट है पूरा पूरा कॉपर बटन बना हुआ है, अभी फटने वाली है अभी हमारे इस साइड पे। तो ठीक है भाई, राम राम सभी को, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई कृपया करके क्या नाम थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कर। मैं तुम्हें ग्लास एरिना में द्वंद्व ड्यूअल के लिए ललकारता हूं। अगर तुम जीते तो ल्यूमिना तुम्हारी, अगर मैं जीता तो तुम शहर छोड़कर चले जाओगे। ल्यूमिना घबरा गई। नहीं रोहित, मत करो, प्रिज्म तुम्हें मार डालेगा, वह बहुत ताकतवर है। रोहित ने राघव की तरफ देखा। राघव ने धीरे से सिर हिलाया। रोहित ने अपना चश्मा उतारा और प्रिज्म की आंखों में देखा। मंजूर है डायमंड बॉय, लेकिन रोना मत जब मैं तुम्हें कांच का कबाड़ बना दूंगा। अध्याय 40, कांच का अखाड़ा, द ग्लास अरीना। भाग 1, तैयारी और डर। समय अगले दिन। स्थान द कोलोसियम ऑफ रिफ्लेक्शन, द कोलोसियम ऑफ रिफ्लेक्शन। पूरा शहर ये मैच देखने आया था। डार्क राघव भी अपने शाही बॉक्स में बैठा था। उसे ये तमाशा पसंद आ रहा था। ठोस बनाम कांच। दिलचस्प। ड्रेसिंग रूम में रोहित नर्वस था। राघव, मैंने जोश में बोल तो दिया, पर वो साला हीरे का बना है। मेरी घूंसे पंचेस उस पर असर नहीं करेंगे, मेरा हाथ टूट जाएगा। प्रताप ने रोहित को चेस्ट गार्ड पहनाया। सीधी लड़ाई मत करना रोहित, वो मजबूत है लेकिन वो अकड़ू एरोगेंट है। उसका दिमाग इस्तेमाल करो। राघव ने रोहित को एक छोटी सी बोतल दी। ये क्या है? रोहित ने पूछा। राघव, जिम ने बनाया है। यह सोनिक रेजोनेटर है, लेकिन इसे आखिरी पल में इस्तेमाल करना। भाग 2, लड़ाई शुरू। रोहित अखाड़े में उतरा। सामने प्रिज्म खड़ा था। वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके रोहित की आंखों को अंधा कर रहा था। प्रिज्म, मरने के लिए तैयार हो जाओ। प्रिज्म ने अपना हाथ एक नुकीले ब्लेड में बदल लिया। मिरर बॉर्न अपना आकार बदल सकते थे। वो रोहित की तरफ दौड़ा। रोहित जमीन पर लेटा। प्रिज्म उसके ऊपर से निकल गया। रोहित, पकड़म पकड़ाई खेलेंगे? लड़ाई एक तरफा थी। प्रिज्म लगातार वार कर रहा था। रोहित सिर्फ भाग रहा था। रोहित के कपड़े फट गए थे। उसके शरीर पर कट लग गए थे। भीड़ चिल्ला रही थी, तारांकन मारो उसे, ठोस को खत्म करो। ल्यूमिना दर्शक दीर्घा में बैठी रो रही थी। अध्याय 41, कीचड़ और जीत, मड एंड ग्लोरी। भाग 1, रोहित की चाल। रोहित थक चुका था। प्रिज्म ने उसे कोने में घेर लिया। प्रिज्म, अब भागने की जगह नहीं है। रोहित हाँफ रहा था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। क्या वो राघव का गैजेट निकालेगा? नहीं। रोहित ने अपनी दूसरी जेब से एक मुट्ठी गीली मिट्टी, ब्लैक मड निकाली, जो वो अनन्या के गमले से लाया था। जैसे ही प्रिज्म ने वार किया, रोहित ने वो काली मिट्टी सीधे प्रिज्म के चेहरे, आंखों पर फेंक दी। स्प्लैट। प्रिज्म अंधा हो गया। काली मिट्टी उसके हीरे जैसे चेहरे पर चिपक गई। आह, मैं देख नहीं सकता, ये गंदगी, हटाओ इसे। प्रिज्म पागलों की तरह अपना चेहरा साफ करने लगा। उसे अपनी सुंदरता की इतनी परवाह थी कि वो लड़ना भूल गया। भाग 2, एक उंगली का वार। रोहित को मौका मिल गया। उसने राघव का दिया हुआ सोनिक रेजोनेटर निकाला। ये एक छोटा सा डिवाइस था जो एक विशेष फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पैदा करता था, वो फ्रीक्वेंसी जिस पर कांच टूट जाता है। रोहित प्रिज्म के पास गया। उसने डिवाइस को प्रिज्म के सीने, जहां उसका कोर था, पर रखा
और बटन दबा दिया। HMMMMMM पिंग। एक बहुत ही बारीक आवाज आई। प्रिज्म रुक गया। उसके हीरे के शरीर पर एक दरार आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। क्रैक, क्रैक, शैटर। प्रिज्म का पूरा शरीर जान से नहीं, बस स्ट्रक्चर से बिखर गया। वो लाखों टुकड़ों में जमीन पर गिर गया। वो मरा नहीं था। मिरर बॉर्न वापस जुड़ सकते हैं, लेकिन उसे जुड़ने में महीनों लगेंगे। वो हार चुका था। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। एक ठोस इंसान ने एक हीरे को हरा दिया था। कैसे? एक मुट्ठी मिट्टी और एक छोटी सी आवाज से। डार्क राघव अपने सिंहासन से खड़ा हो गया। उसने ताली बजाई। शानदार। ल्यूमिना दौड़कर अखाड़े में आई और रोहित के गले लग गई धीरे से, ताकि रोहित को चोट न लगे। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, कहा था ना, फेविक्विक है मेरे पास। अध्याय 42, काली पार्टी और एक नया खतरा, द आफ्टर पार्टी और द शैडो। भाग 1, जीत का जश्न। उस रात द ब्लैक डायमंड विला में सबसे बड़ी पार्टी हुई। शहर के सारे बड़े लोग आए। अब रोहित उनका हीरो था। ल्यूमिना अब अपनी दरार को छिपा नहीं रही थी। उसने उसे सोने से भरवा लिया था, किंसुगी स्टाइल, जो उसे और भी खूबसूरत बना रहा था। पार्टी में शराब नहीं थी, बल्कि एनर्जी ड्रिंक्स और रहमत का जला हुआ पिज्जा था। सब नाच रहे थे। रोहित और ल्यूमिना बालकनी पर खड़े थे, नीचे चमकते शहर को देख रहे थे। रोहित सोचा नहीं था कि कांच की दुनिया में इतना मजा आएगा। भाग 2, डार्क राघव का असली खेल। अंदर एक गुप्त कमरे में राघव और डार्क राघव बैठे थे। राघव, तुमने रोहित को लड़ने दिया, क्यों? डार्क राघव ने अपनी काली ड्रिंक पी। टेस्टिंग। मैं देखना चाहता था कि तुम ठोस लोग दबाव में क्या करते हो, और मैंने देखा कि तुम नियम नहीं मानते। तुम मिट्टी फेंकते हो, तुम जुगाड़ करते हो। डार्क राघव आगे झुका। उसकी काली आंखें चमक रही थीं। मुझे तुम्हारी यही अराजकता, केओस चाहिए राघव। मेरे पास एक समस्या है। इस मिरर वर्ल्ड के बाहर एक एंटी मिरर है। एक ऐसी जगह जहां कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होता। वहां एक कुंजी की है। मुझे वो चाहिए, और सिर्फ तुम अपने ठोस शरीर के साथ वहां जा सकते हो। राघव समझ गया, ये विला, ये इज्जत, ये पार्टी, सब एक रिश्वत थी। डार्क राघव उन्हें इस्तेमाल करना चाहता था। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम जाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? जब हम वापस आएंगे तो हमें वापस अपने ब्रह्मांड, होम यूनिवर्स में जाने का रास्ता चाहिए। डार्क राघव हंसा। डील। लेकिन राघव जानता था कि डार्क राघव झूठ बोल रहा है। मिरर वर्ल्ड से कोई बाहर नहीं जाता। खंड समाप्त। कहानी का विश्लेषण। 1. डिटेलिंग। ल्यूमिना का चरित्र, ओपल जैसा शरीर, दरार और मिरर वर्ल्ड का कल्चर, अंधेरे की पूजा, बहुत गहराई से दिखाया गया। 2. रोमांस। रोहित और ल्यूमिना का रिश्ता भौतिक से ज्यादा भावनात्मक था, जो इसे यूनिक बनाता है। 3. एक्शन। लड़ाई में ताकत नहीं, बुद्धि, विट का इस्तेमाल हुआ। मिट्टी फेंकना एक क्लासिक स्ट्रीट स्मार्ट मूव था। 4. प्लॉट प्रोग्रेशन। वे अभी भी डार्क राघव के खेल में प्यादे हैं, लेकिन अब वे अमीर और ताकतवर प्यादे हैं। अगला कदम, एंटी मिरर क्या है, और राघव इस जेल से निकलने का प्लान कैसे बनाएगा? क्या जिम कोई पोर्टल मशीन बना सकता है? ये द सिंगुलैरिटी सागा का एंटी मिरर आर्क, द एंटी मिरर आर्क है। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां भौतिकी, फिजिक्स, दर्शन, फिलॉसफी और डर, हॉरर एक साथ मिलते हैं। आपने 80-90 मिनट के पठन अनुभव और सुपर डिटेल्स की मांग की है, इसलिए मैंने इस खतरनाक मिशन को एक एपिक हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर की तरह लिखा है। तैयार हो जाइए उस दुनिया में जाने के लिए जहां देखना ही सबसे बड़ी सजा है। खंड, अस्तित्व का शून्य, द वॉइड ऑफ एग्जिस्टेंस। अध्याय 43, विदाई और प्रकाश कवच, द डिपार्चर एंड द लाइट आर्मर। भाग 1, कांच के आंसुओं वाली विदाई। स्थान, द ब्लैक डायमंड विला का प्रांगण। समय, मिशन शुरू होने से 1 घंटा पहले। मिशन तय था। डार्क राघव को दी ओरिजिन की चाहिए थी, जो एंटी मिरर जोन में छिपी थी। बदले में राघव ने घर जाने का रास्ता मांगा था। विला के बाहर माहौल भारी था। रोहित और ल्यूमिना एक कोने में खड़े थे। ल्यूमिना का ओपल जैसा शरीर आज धीमा चमक रहा था। दुखी होने पर उनकी चमक कम हो जाती थी। ल्यूमिना ने रोहित का हाथ पकड़ा, अपने ठंडे सख्त हाथों से। रोहित, एंटी मिरर जोन के बारे में कहानियां डरावनी हैं। कहते हैं वहां जाने वाले अपनी परछाई खो देते हैं, और जिसकी परछाई नहीं होती वो वापस नहीं आता।
रोहित ने अपना काला चश्मा उतारा और ल्यूमिना की आंखों में देखा। बेबी डॉल, मैं ठोस हूं। मेरी परछाई फेविकोल से चिपकी है। और वैसे भी, रोहित ने अपनी छाती पर हाथ रखा। मेरा दिल यहां है, तुम्हारे पास, तो मुझे वापस आना ही पड़ेगा। रोहित ने ल्यूमिना के गाल पर उस सुनहरी दरार गोल्ड क्रैक को चूमा। मैं वापस आऊंगा। वादा। प्रताप अपने हथियारों की जांच कर रहा था। बॉस, मेरी लेजर गन वहां काम नहीं करेगी। वहां रोशनी नहीं है, इसलिए मैं पुराने स्कूल, ओल्ड स्कूल जा रहा हूं। प्रताप ने बारूद वाली गोलियां, सॉलिड प्रोजेक्टाइल्स और ग्रेनेड्स लोड किए। भाग 2, जिम का आविष्कार माइनस फोटोन सूट। जिम इंजीनियर एक ठेले पर कुछ अजीब से सूट्स लेकर आया। ये सूट कपड़े के नहीं बल्कि लचीले कांच, फ्लेक्सिबल ग्लास और तारों के बने थे। जिम, बॉस, एंटी मिरर जोन रोशनी को खा जाता है। अगर आप वहां बिना सुरक्षा के गए तो आपका शरीर बिखर जाएगा, इसलिए जिम ने यह बनाया है। फोटोन सूट, द फोटोन सूट। कार्य, ये सूट अंदर से खुद की रोशनी, सेल्फ इल्यूमिनेशन पैदा करता है। ये आपके शरीर के चारों तरफ एक प्रकाश का बुलबुला बनाए रखेगा। बैटरी, इसमें स्टार डस्ट बैटरियां लगी हैं जो 48 घंटे चलेंगी। हेलमेट, हेलमेट में एक सोनिक रडार है क्योंकि वहां आंखें काम नहीं करेंगी। राघव ने सूट पहना। जैसे ही उसने बटन दबाया, सूट की नसें नीली रोशनी में चमकने लगी। हल्का है, राघव ने कहा, और मजबूत भी। डार्क राघव वहां आया। तैयार हो मेरे दूसरे हिस्से? राघव, नक्शा दो। डार्क राघव ने एक काला क्रिस्टल दिया। इसे फॉलो करो, लेकिन याद रखना, वहां तुम्हें वो दिखेगा जो तुम नहीं हो। अपने दिमाग को टूटने मत देना। अध्याय 44, सीमा रेखा माइनस जहां आईना टूटता है। भाग 1, द ग्रे होराइजन, द ग्रे होराइजन। वे ल्यूक्स सारथी की गाड़ी में बैठकर शहर के अंतिम छोर पर गए। प्रिज्मेटिका शहर की चमक पीछे छूट गई। सामने एक ग्रे दीवार थी। ये कोहरा नहीं था, ये नथिंगनेस थी। ल्यूक्स ने गाड़ी रोक दी। वो कांप रहा था। मैं इसके आगे नहीं जा सकता। यहां से मेरी त्वचा गलने लगती है। राघव, मीरा, रोहित, प्रताप और अनन्या उतरे। रहमत और आयुषी को उन्होंने विला में बैकअप के लिए छोड़ा था। राघव ने गहरी सांस ली। सूट्स ऑन करो। क्लिक। हम पांचों के सूट चमकने लगे। अंधेरे में 5 जुगनू। वे उस ग्रे दीवार के अंदर चले गए। भाग 2, मूक दुनिया, द साइलेंट वर्ल्ड। जैसे ही उन्होंने सीमा पार की, सन्नाटा, बिल्कुल सन्नाटा। अपने दिल की धड़कन भी सुनाई नहीं दे रही थी। हवा गाढ़ी, थिक थी, जैसे वे पानी में चल रहे हों। अनन्या, रेडियो पर, राघव, मुझे अपनी टांगे महसूस नहीं हो रही। राघव, नीचे मत देखो, बस आगे देखो। सूट तुम्हें बचाए रखेगा। यहां की जमीन ठोस नहीं थी। यह काले मखमल, ब्लैक वेलवेट जैसी थी। पैर रखने पर वो धंसती नहीं थी, बल्कि आपके पैर को पकड़ लेती थी। हर कदम एक संघर्ष था। आसमान? कोई आसमान नहीं था। ऊपर सिर्फ एक अनंत गहरा बैंगनी, ब्रूज्ड पर्पल शून्य था। यहां कोई दिशा नहीं थी। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सब एक जैसे थे। सिर्फ डार्क राघव का दिया हुआ काला क्रिस्टल एक दिशा में खींच रहा था, चुंबक की तरह। अध्याय 45, छाया के राक्षस माइनस द एब्सेंस। भाग 1, अदृश्य हमला। वे 2 घंटे से चल रहे थे। थकान हावी हो रही थी। अचानक मीरा रुकी। कुछ हमारे साथ चल रहा है। प्रताप ने अपनी गन उठाई। कहां? मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मीरा, यही तो समस्या है, वो दिख नहीं रहा। यहां के प्राणी द एब्सेंस कहलाते थे। वे पदार्थ, मैटर के नहीं बने थे। वे खालीपन, वैक्यूम के बने थे। आप उन्हें देख नहीं सकते थे, आप सिर्फ उन्हें महसूस कर सकते थे। जब वे आपके पास आते तो वहां की हवा ठंडी हो जाती और रोशनी गायब होने लगती। अचानक रोहित का सूट टिमटिमाने लगा। राघव, मेरी बैटरी ड्रेन हो रही है। कोई मेरी रोशनी चूस रहा है। रोहित के ठीक पीछे हवा में एक काला धब्बा, डिस्टॉर्शन बना। उस धब्बे ने रोहित के हाथ को जकड़ लिया। रोहित चिल्लाया, छोड़ मुझे। उसका सूट उस जगह से काला पड़ गया। प्रताप ने फायर किया। बैंग गोली उस धब्बे के आर पार निकल गई। उस पर कोई असर नहीं हुआ। राघव, भौतिक हथियार काम नहीं करेंगे, हमें रोशनी का इस्तेमाल करना होगा। राघव ने अपने सूट की पावर को मैक्सिमम पर किया। उसने अपना हाथ, जो अब फ्लैशलाइट जैसा चमक रहा था, उस काले धब्बे पर मारा। हिस। जैसे ही तेज रोशनी उस एब्सेंस पर पड़ी, वो जलने लगा,
जैसे वैम्पायर धूप में जलता है। वो चीखा, एक मानसिक चीख, और पीछे हट गया। राघव, घेरा बनाओ, सर्कल फॉर्मेशन। अपनी पीठ एक दूसरे से सटा लो और अपनी लाइट को बाहर की तरफ रखो। भाग 2, रोशनी का युद्ध। वे पांचों एक गोला बनाकर खड़े हो गए। चारों तरफ से द एब्सेंस उन पे हमला कर रहे थे। ये परछाइयां तेज थीं। वे झपट्टा मारती और सूट की ऊर्जा चूस लेती। प्रताप, मेरी बैटरी 60% पर है। अनन्या, मेरी 50%। राघव, जिम ने कहा था बैटरी 48 घंटे चलेगी, लेकिन ये राक्षस उसे मिनटों में खा रहे हैं। हमें भागना होगा। राघव ने देखा कि काला क्रिस्टल तेजी से नीचे की तरफ खींच रहा है। सामने एक खाई, कैन्यन थी। राघव, कूदो, वो खाई में नहीं आएंगे। रोहित, क्या? हमें पता भी नहीं नीचे क्या है। राघव, ऊपर मौत है, नीचे शायद मौका है। कूदो। वे पांचों उस अंधेरी खाई में कूद गए। अध्याय 46, विस्मृति का कुआं, द वेल ऑफ ओब्लिवियन। भाग 1, मन का खेल। वे गिरते रहे और फिर एक नरम सतह पर गिरे। यहां द एब्सेंस नहीं थे, लेकिन यहां कुछ और भी बुरा था। विस्मृति, फॉरगेटफुलनेस। यहां की हवा में एक नशीला पदार्थ था। राघव खड़ा हुआ। उसने मीरा को देखा। तुम कौन हो? राघव ने पूछा। मीरा ने उसे खाली नजरों से देखा। मुझे याद नहीं। मैं यहां क्यों हूं? रोहित जमीन पर बैठा हंस रहा था। मैं राजा हूं। नहीं, मैं कांच हूं। उनका दिमाग उनकी पहचान भूल रहा था। एंटी मिरर जोन उनकी यादें मिटा रहा था ताकि वे इसी शून्यता का हिस्सा बन जाएं। राघव का सिर घूम रहा था। मैं कौन हूं? मैं डार्क राघव हूं? नहीं, मैं उसे धुंधली यादें आ रही थीं। एक नीला दरवाजा, एक खेत और क्रोनोस का हाथ। राघव ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसकी उंगलियां किसी ठंडी चीज से टकराईं। यह रेजोनेंस स्टोन था जो उसे जेनिथ ग्रह के ओलान, संगीत वाले एलियन ने दिया था। ओलान ने कहा था, जब मुसीबत में हो इसे बजाना। राघव ने कांपते हाथों से वो पत्थर निकाला। उसने उसे जमीन पर मारा। थिंग, एक शुद्ध सुरीली ध्वनि निकली। ये ध्वनि एंटी मिरर के सन्नाटे को चीरती हुई उनके दिमाग में गई। संगीत यादों का रक्षक है। जैसे ही वो आवाज गूंजी, राघव को सब याद आ गया। मैं राघव हूं। ये मीरा है, हम पृथ्वी से हैं। उसने पत्थर को और जोर से बजाया। मीरा, रोहित, प्रताप, अनन्या सब झटके से होश में आए। मीरा, राघव, हम अपनी यादें खो रहे थे। राघव, ये पत्थर हमें जोड़े रखेगा। इसे सुनते रहो, आगे बढ़ो। अध्याय 47, द ओरिजिन की माइनस, शून्य का दिल। भाग 1, मंदिर, द टेम्पल ऑफ नल। खाई के अंत में उन्हें वो दिखा जिसके लिए वे आए थे। ये कोई महल नहीं था। ये एक विशालकाय गोला एस्फियर था जो हवा में तैर रहा था। ये गोला पूर्ण श्वेत, एब्सोल्यूट वाइट था। इतना सफेद कि उसे देखना भी दर्दनाक था। ये द ओरिजिन की थी, मिरर वर्ल्ड का स्रोत, सोर्स। यही वो बिंदु था जहां से सारा रिफ्लेक्शन शुरू होता था। लेकिन उस गोले के नीचे एक संरक्षक, गार्डियन खड़ा था। ये द एब्सेंस जैसा नहीं था, ये खुद का प्रतिबिंब था। जैसे ही राघव आगे बढ़ा, वो संरक्षक राघव का रूप ले लिया। जब प्रताप आगे बढ़ा तो उसने प्रताप का रूप ले लिया। वो द मिरर टाइटन था। टाइटन की आवाज गूंजी, जो अस्तित्वहीन है वो स्रोत को नहीं छू सकता। तुम गलती, ग्लिच हो, तुम्हें मिटना होगा। भाग 2, राघव की चाल, विरोधाभास, पैराडॉक्स। टाइटन ने हमला किया। वो उनकी हर चाल की नकल, कॉपी कर रहा था। अगर प्रताप गोली चलाता तो टाइटन भी गोली चलाता। अगर मीरा वार करती तो टाइटन भी वही वार करता। वे खुद से लड़ रहे थे और खुद को हराना नामुमकिन था। राघव चिल्लाया, रुक जाओ, हमला मत करो। तुम जितनी ताकत लगाओगे वो उतनी ही वापस फेंक देगा। रोहित, तो क्या करें, लूडो खेले? राघव ने दिमाग लगाया। ये मिरर वर्ल्ड है। ये सिर्फ एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन अगर हम नथिंग करें तो? राघव ने आदेश दिया, सब लोग अपने हथियार फेंक दो और स्थिर खड़े हो जाओ। प्रताप, पागल हो गए हो? वो हमें मार देगा। राघव, भरोसा रखो, हथियार फेंक दो। सबने हथियार फेंक दिए। वे मूर्ति की तरह खड़े हो गए। टाइटन भी रुक गया क्योंकि उसके पास नकल करने के लिए कोई एक्शन नहीं था। वो कंफ्यूज हो गया।
उसका प्रोग्राम अटक गया। राघव ने धीरे से, बहुत धीरे से, अपनी जेब से एक ब्लैक पेंट बम जो वे विला से लाए थे निकाला। टाइटन सिर्फ तेज हरकतों पर प्रतिक्रिया करता था। राघव ने बम का पिन निकाला और उसे जमीन पर लुढ़का दिया। बम टाइटन के पैरों के पास पहुंचा। बूम! आवाज नहीं, सिर्फ धुआं। काला पेंट और काले का गुबार फट गया। टाइटन का शरीर जो आईने का था, काले पेंट से ढक गया। अब वो रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता था। वो अंधा हो गया। वो कमजोर हो गया। राघव, अब अनन्या, इसे जकड़ लो। अनन्या ने अपनी शक्ति से वहां मौजूद अजीबोगरीब काले पौधों की जड़ों से टाइटन को बांध दिया। प्रताप ने ग्रेनेड फेंका। क्रैश! टाइटन बिखर गया। भाग 3, कुंजी की प्राप्ति, रिट्रीविंग द की। रास्ता साफ था। राघव उस सफेद गोले, ओरिजिन की के पास गया। वो बहुत गर्म था। राघव ने जिम का दिया हुआ एक कंटेनमेंट बॉक्स निकाला। उसने गोले को बॉक्स में डाला और सील कर दिया। जैसे ही गोला बॉक्स में गया, पूरा एंटी मिरर जोन हिलने लगा। दीवारें गिरने लगीं। राघव, भागो, ये जगह ढह रही है। अध्याय 48, वापसी और एक नई मांग। भाग 1, दुर्घटनाग्रस्त वापसी। वे वापस ग्रे होराइजन सीमा की तरफ दौड़े। पीछे की जमीन गायब होती जा रही थी। वे ठीक समय पर सीमा पार कर गए। वे प्रिज्मेटिका की चमकदार सड़क पर गिरे। उनके फोटोन सूट जलकर राख हो गए थे। वे घायल थे, थके हुए थे, लेकिन जिंदा थे। राघव के हाथ में वो बॉक्स था। भाग 2, डार्क राघव से सामना। स्थान, द ब्लैक डायमंड विला। समय, 1 घंटे बाद। डार्क राघव वहां इंतजार कर रहा था। उसने बॉक्स देखा। उसकी काली आंखों में लालच आ गया। तुमने कर दिखाया, लाओ इसे मुझे दो। राघव ने बॉक्स को अपनी पीठ के पीछे कर लिया। अभी नहीं, पहले हमारा सौदा। डार्क राघव हंसा। सौदा? तुम मेरे शहर में हो, मेरे नियमों पर। उसने चुटकी बजाई। विला की दीवारें जो काली थीं, अचानक कांच में बदल गईं। बाहर सैकड़ों मिरर गार्ड्स गन ताने खड़े थे। राघव डरा नहीं, वो मुस्कुराया। मुझे पता था तुम धोखा दोगे, इसलिए मैंने इस बॉक्स में एक छोटा सा बदलाव किया है। राघव ने जिम की तरफ देखा। जिम, जो कोने में खड़ा था, ने एक रिमोट दिखाया। राघव, अगर मेरा दिल धड़कना बंद हुआ या अगर तुमने हमें जाने नहीं दिया, तो जिम बटन दबा देगा और ये ओरिजिन की विस्फोट कर जाएगी। तुम्हारा शहर, तुम्हारा महल और तुम्हारा बाहर जाने का सपना, सब खत्म। डार्क राघव का चेहरा सख्त हो गया। वो जानता था कि ठोस लोग, ह्यूमंस, पागल होते हैं। वे जान दे सकते हैं। ठीक है, डार्क राघव ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? राघव ने एक लंबी सांस ली। मुझे घर जाने का रास्ता चाहिए, लेकिन मेरा पुराना जहाज द नोमैड अब छोटा है और कमजोर है। मुझे एक नया जहाज चाहिए, एक ऐसा जहाज जो ब्लैक होल, टाइम वर्म होल और मिरर वर्ल्ड, सबके आर पार जा सके। राघव ने एक होलोग्राफिक ब्लूप्रिंट, जो उसने और जिम ने बनाया था, मेज पर रखा। मुझे द कॉस्मिक आर्क बनाने के लिए सामग्री चाहिए। हल मिरर वर्ल्ड के अटूट डायमंड ग्लास से बना। इंजन, एंटी मिरर जोन की शून्य ऊर्जा, वॉइड एनर्जी से चलने वाला। वेपन्स, क्रोनोस के टाइम कैनन। तुम मुझे सामग्री दोगे, जिम, और मैं इसे बनाएंगे। जब जहाज तैयार होगा, तब मैं तुम्हें ये चाबी दूंगा। डार्क राघव ने राघव की आंखों में देखा। उसे वहां डर नहीं, एक विजेता दिख रहा था। मंजूर है, डार्क राघव ने कहा। बनाओ अपना जहाज, लेकिन याद रखना, अगर तुम मुझे धोखा दोगे, तो मैं तुम्हें अनंत काल के लिए आईने में कैद कर दूंगा। राघव, काम शुरू करते हैं। इस भाग का अंत। कहानी का विश्लेषण। 1. हाई स्टेक्स, एंटी मिरर जोन में यादों का मिटना एक बहुत बड़ा मानसिक खतरा था। 2. स्मार्ट विक्ट्री, राघव ने ताकत से नहीं, बल्कि नथिंगनेस, स्थिरता और काले पेंट से टाइटन को हराया। 3. द लेवरेज, राघव ने डार्क राघव को ब्लैकमेल करके पावर डायनामिक्स बदल दिए। 4. सेटअप फॉर नेक्स्ट आर्क, अब वे सिर्फ यात्री नहीं हैं, वे जहाज निर्माता, शिप बिल्डर्स बनेंगे। वे अब तक का सबसे शक्तिशाली जहाज बनाएंगे। अगला कदम, जहाज का निर्माण। द कॉस्मिक आर्क, यह सिर्फ एक मशीन नहीं होगी, ये एक चलता फिरता शहर होगा। और जिम इसमें कुछ ऐसा छिपाएगा जो डार्क राघव को नहीं पता होगा।